यूएई में दुबई की ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतों को देखकर कोई भी यहाँ का दीवाना हो सकता है। आप जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्राइडे नाइट्स विद सुभाष पर। आज दुबई में मेरे गेस्ट हैं नदीम साहब। नदीम साहब, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दुबई की अगर जहाँ तक बात करें, हम हर आदमी कहता तो है कि यार दुबई दुबई दुबई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुबई आने से कहीं ना कहीं उनके दिल में डर है, खौफ है कि हम वहाँ कैसे उस माहौल में अपने आप को रख पाएंगे। तो आप कुछ बताएंगे कि क्योंकि आप तो काफ़ी बरसों से यहाँ हैं, कि दुबई एक आम आदमी के लिए क्या है? बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। मुझे बड़ी खुशनसीबी लग रही है आपके साथ बात करके, और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं। आपका जो तजुर्बा है वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, और आपके साथ बात करके मुझे काफ़ी इल्म होगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि दुबई में आदमी आए तो उसको कितना सेफ़ फील करना चाहिए, क्या क्या उसको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यही सवाल है ना आपका? जी, सवाल ये भी है क्योंकि आदमी आना चाहता है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक जो पहले की पिक्चर होती थी जी कि दुबई जाने का मतलब तो जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या जिनकी उस तरह की बैकग्राउंड है वही जा सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आम आदमी जी, वो अगर यहाँ घूमने आना चाहे या इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहे या छोटे मोटे बिजनेस के लिए आना चाहे, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? देखिए दुबई जो है ना, वो मैं आपको बता दूं एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट है। दुबई जो एक बार आ जाता है ना, उसका फिर बार बार आने का दिल चाहता है। और एक आम आदमी के लिए बड़ा आसान कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले आपको वीज़ा आप अप्लाई करेंगे उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता था, और वीज़े के लिए भी दिक्कतें होती थी। अभी तब इतना आसान हो गया है, दुबई ने कर दिया है कि आप ई वीज़ा निकाल लिए, हर शहर में आपको ट्रैवल एजेंसी मिल जाएंगी जो आपको दुबई का पैकेज दे देंगी, और वो कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। आप अकेले नहीं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं है, अगर आप किसी एक अपनी बेटी को या बेटे को अकेले भेजना चाहते हैं, तब भी ये सेफ़ एंड सिक्योर्ड है। सेफेस्ट सिटी का अवार्ड मिला हुआ है यूएई को। आप समझिए वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज़ हैं, उसमें वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इज़ यूएई। और दुबई की भी अगर बात करें तो यहाँ के रात के 2 बजे हों या सुबह के 5 बजे हों, किसी भी वक्त लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, हर आदमी यहाँ पे सेफ़ है। तो जो आम आदमी आना चाह रहा है उसके लिए बड़ा आसान हो गया है। ई वीज़ा निकलवाए, टिकट कराए और दुबई आ जाए, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी लोग आ रहे हैं, बिज़नेस के लिए भी लोग आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी लोग आ रहे हैं। काफ़ी लोग जो है इंडिया से अभी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समझ लिया आप ऑस्ट्रेलिया हो या यूके हो या यूएसए हो, कनाडा हो, इन सब की यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे कैंपस हैं। तो आपको बजाय यूके जाने के या यूएसए जाने के, आप यहाँ पे शुरू की तालीम हासिल करें, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आप यूके चले जाएं। एक सवाल जो लोगों के सामने होता है कि दुबई थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी है। जी, थोड़ी नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी। तो आपके हिसाब से जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें होटल की, क्या आम आदमी अफोर्ड कर सकता है उन चीज़ों को? देखिए दुबई वाकई, ये तो सही बात है कि ये एक्सपेंसिव सिटी है, लेकिन हर तरह का यहाँ पे आदमी आके कर सकता है। आपको यहाँ पे 50,000 दिरहम का भी रूम मिल जाएगा और 500 दिरहम का भी मिल जाएगा पर नाइट का। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बजट में आना चाह रहे हैं और कैसे आना चाह रहे हैं। अगर आप होटल में नहीं रुकना चाह रहे हैं तो यहाँ पे समझ लिए हॉलीडे होम कंपनीज़ हैं, एयरबीएनबी से आप बुक कराएं, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। खाना अगर आपको चाहिए तो आपको 10 दिरहम में भी भरपेट खाना मिल जाएगा और 1000 दिरहम में भी पर प्लेट मिल जाएगी। अगर यंगस्टर्स की बात करें हम, जी, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत चाहते हैं कि हम दुबई घूमें और बहुत से आते भी हैं, जी हाँ, और ये मैं कहूँगा कि दुबई में जितनी ज़्यादा टूरिस्ट के लिए पब्लिसिटी हो रही है, जी हाँ। तो तकरीबन हर आदमी पे वो चीज़ें पहुँच रही हैं। तो यंगस्टर्स जो यहाँ आना चाह रहे हैं उनके लिए अट्रैक्शन की क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पे घूमने के लिए तो मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा जगहें हैं,
आप जितना पैसा खर्च करिए, बहुत सी फ्री जगह है वहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं, बहुत से टिकट वाले हैं, कुछ कम टिकट वाले हैं, फरारी वर्ल्ड है आपका, वाटर पार्क हो गया, या आप किसी होटल में जाएंगे, क्लब्स हैं, उसमें जैसे आप अपना आपका बजट होगा उस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो जो आम आदमी यानी यंगस्टर्स भी अगर आना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आराम से आ सकते हैं, सेफ एंड सिक्योर है। बस यहाँ पे है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, वो कोई लोकल हो या एक्सपैक्ट हो, कोई भी हो, उसका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया, जैसे इंडिया में आप या किसी और कंट्री में है, तो अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चलो बच के निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया और तो किसी तरह का आपको फाइन भी फौरन पड़ नहीं सकता है। मैं ये तो मैं मानता हूँ, इंडिया हो या दूसरी कंट्री हो, रूल तो हर आदमी को फॉलो करना भी चाहिए। बेशक। और आज के टाइम में मुझे लग रहा है कहीं भी हो आदमी निकल के जाना रूल तोड़कर बड़ा मुश्किल है। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस है यहाँ पे कि आम आदमी उनसे डरे? क्योंकि रूल रेगुलेशन होना बुरी चीज़ नहीं है, हर कंट्री में होता है, यहाँ भी होना चाहिए। तो उसमें खौफ की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, खौफ क्या होता है ना कि खौफ यहाँ पे जो है वो इतना हेवी फाइन होता है कि उससे लोग खौफ खाते हैं। ओके। कि जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने 80 की स्पीड है, आपने 20 का वो मार्जिन देते हैं, तो आप 100 तक जा सकते हैं। आपने 105 की 103 की, आपको फ़ौरन 600 दिरहम का फ़ाइन पड़ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी आपकी स्पीड है। 120 तक के 600 है, 120 से ऊपर किया आपने, पता चला 800 हो गया, तो फाइन बढ़ता जाएगा। Okay. तो जितना सिवियर आपका आपने रूल उसको तोड़ा है, उतनी सिवियर आपका पनिशमेंट भी होगा। अच्छा। उसी हिसाब से आपको फाइन भी देना पड़ेगा। रेड लाइट है, अगर यहाँ पे क्रॉस कर जाए तो आप समझ लिए तकरीबन 5,000 तक के फ़ाइन होता है, आपकी गाड़ी इम्पाउंड हो जाती है, आपको ब्लैक पॉइंट मिल जाता है। ये सब इसलिए इतने सिक्योर हैं कि लोग उसको फॉलो करें। और मुझे ये लगता है कि कहते हैं ना, हिट वेयर इट हर्ट्स। तो जब आपकी पॉकेट पे हर्ट होता है ना, तब आप लामौला आप उसको जो है ना वो फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ दुबई में कितने साल पहले आए और अभी क्या कर रहे हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं सर 2005 में दुबई आया सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले मेरे भाई आ गए थे यहाँ पे और उन्होंने मुझे विज़िट वीज़ा निकाला, तो मैं वहाँ बैंक में हुआ करता था। 2005 में जब उन्होंने विज़िट वीज़े में मुझे बुलाया, तो मुझे घूमने का शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि यहाँ पे आके मुझे जॉब तलाश करनी है, क्योंकि मैं सिटी बैंक में काम कर रहा था। यहाँ पे आके मैंने सिटी बैंक में इंटरव्यू दिया, तो मेरी 15 दिन के अंदर जॉब लग गई। तो मैं फिर इंडिया में लखनऊ में जो जॉब कर रहा था वो छोड़ के आया और फिर हमने यहाँ ज्वाइन किया। फिर 2 साल के बाद मैंने अपनी वाइफ को बुला लिया, बच्चों को बुला लिया। मेरी वाइफ जो थी उन्होंने 18 साल DPS दिल्ली प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की, बच्चे भी वहीं पढ़े। अब बच्चे बड़े हो गए और एजुकेशन उन्होंने अपनी तमाम कर ली है, वो भी अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मैं 2005 में आया था, उस वक्त तो दुबई कुछ भी नहीं था। तो अभी भी आप बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी क्या कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री जो है 2019 में छोड़ दी मैंने, और क्योंकि मैं होम लोन में हुआ करता था और मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा शौक था जाने का। तो होम लोन तो आप समझ लीजिए कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जितने भी, उसका 15 से 20% लोन जो है खाली होम लोन लेते हैं, बाकी 80% जो है वो कैश बायर होते हैं। तो हमने बैंकिंग छोड़ के फिर मैं ब्रॉडर पिक्चर में आ गया और मैंने फिर रियल इस्टेट ज्वाइन कर लिया। तो तकरीबन 2019 से मैं रियल इस्टेट में ही हूँ थ्रू आउट। आप देखिए, बैंकिंग की इंडस्ट्री छोड़कर, बैंक की नौकरी छोड़कर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ गए, तो इसका मतलब सेफ, हमारे यहाँ बोलते हैं नौकरी का, अगर नौकरी लगी हुई है तो बड़ी सेफ है लाइफ, तो उसको छोड़ के प्रॉपर्टी में आ जाना एक थोड़ी सी हिम्मत की बात तो है। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी में एकदम क्या चीज़ अट्रैक्ट की आपको जो आपने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी? देखिए, जो जॉब कर रहा था तो उसके अंदर ये था कि बैंकिंग की जॉब थी और मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, होम लोन करते थे, तो स्ट्रेस बड़ा होता था और एक लिमिटेड इनकम थी। ये ज़रूर था कि हर महीने 24 तारीख को बग़ैर किसी परेशानी के, डिले के, स्टेक 24 तारीख को SMS आएगा, आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। और जो रियल इस्टेट होती है उसमें तो आपको पता है कहीं पे भी सैलरी नहीं है, सिर्फ कमीशन बेस है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है कि आप सैलरी छोड़ के और फिर आप ऐसे बिजनेस में आ जाएं जहाँ पे सैलरी नहीं है, आपको कुआं खोदना और पानी पीना है, हर महीने की यही है। तो मेरे पास, क्योंकि मैंने करीब 15 साल बैंक में जॉब की थी, तो मेरे पास अच्छा खासा बैकअप था PF का। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी रियल इस्टेट में आना चाहते हैं दुबई में, उनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम
6 महीने से लेके साल भर का उनका बैकअप होना यहाँ बहुत ज़रूरी है, वरना तो रियल एस्टेट में आना बहुत ही एक हिमाकत वाला आपका काम होगा। अगर आपके पास बैकअप है तो आप आ सकते हैं। तो वही हुआ कि मेरे पास बैकअप था, लेकिन आप देखें मैंने 2019 में छोड़ा, 2020 जनवरी में हमने ज्वाइन किया रियल एस्टेट, और जैसे आपने ज्वाइन किया पता चल रहा है कि कोविड आ गया। कोविड जो है वही सर मुंडाते ओले पड़े, ये समझ लिया आप अरे। कि 2020 का हुआ फौरन, वो ऐसा कोविड आया कि पूरा दुबई बंद हो गया महीनों के लिए। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था हमने। फिर वो कोविड ख़त्म हुआ तो जिस तरह से दुबई ने कोविड को टैकल किया, आपको अफसोस हुआ नौकरी छोड़कर उस टाइम पे? शुरू में तो मुझे ऑफर भी आ रहे थे, मुझे दूसरे बैंक से भी थे, लेकिन मुझे फिर ये लगा कि मैं बैंक छोड़ के फिर बैंक जाऊंगा तो फिर ये होगा कि अब एज भी मेरी हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार कब तक हम जो है वो वीकली और मंथली टारगेट पे जूझते रहेंगे, तो कुछ अपना ही करते हैं तो ऐसे। अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें, जी प्रॉपर्टी एक दुबई में खरीदना या इन्वेस्ट करना प्रॉपर्टी में कितना मुश्किल है, या आसानी से आदमी आए और अपना इन्वेस्ट करे प्रॉपर्टी में, तो क्या उसको रिटर्न मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ बताएंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है सुभाष जी आपका। दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत आसान है, बेहद आसान है। एंट्री बड़ी इजी है, लेकिन मैं कहता यूँ हूँ कि आपको एंट्री नहीं, आपको हमेशा एग्ज़िट देखनी है, क्योंकि आप एक्सपैक्ट्स हैं। दुबई में 92% जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो एक्सपैक्ट्स हैं। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है आप समझ लिए, 1.1-1.2 मिलियन पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन की, जो लोकल पॉपुलेशन इतनी है। तो आप एंट्री बहुत इजी है, आपको एग्जिट देखने की ज़रूरत है कि जब आप उसको बेचना चाहें तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कि उसको आप आसानी से बेच सकें। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसी हैं कि जिसमें आपने जिस डेवलपर से या जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो उसमें फिर एजेंट आपके पीछे पड़ जाएंगे कि सर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, आपको निकालनी है, इतनी कॉल आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन कुछ जगह अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप फिर एजेंट के पीछे पड़ेंगे कि भैया मेरी प्रॉपर्टी है, इसको बिकवा दो, कुछ कोशिश कर दो। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन एजेंट जो आपने बोला, जी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कहिए या हमारे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, जी हाँ, उसको चूज करना दुबई जैसे जगह पे, जहाँ पे मैंने सुना है कि हज़ारों की तादाद में जो हैं प्रॉपर्टी एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, कैसे चूज करें कि कौन आदमी है जो आपके पैसे को सही जगह लगाएगा और आपको रिटर्न मिल पाएगी? सर बहुत सही सवाल किया आपने, अच्छा सवाल है ये भी कि कैसे चूज़ करें कि कौन सा प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो रिलायबल है कि नहीं है। तो अब इस वक्त तकरीबन 30,000 से ऊपर जो है प्रॉपर्टी एजेंट है यहाँ पे। कोविड के बाद से बहुत से लोग इस बिज़नेस में आ गए, और ये आप समझ लिए कि 2016 में तकरीबन 3,000 होते थे, आज 30,000 हो गए एजेंट। 9,000 तो खाली यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनीज हैं, 2,000 से ऊपर डेवलपर्स हैं दुबई में। तो ये ज़रूरी है कि आपको पूरी ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए, और एक भरोसेमंद एजेंट का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इंडिया में होंगे, आप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जो यहाँ पे एजेंट होगा, एक भरोसेमंद अगर एजेंट मिल गया आपका तो समझ लीजिए कि आपने जंग जीत ली। वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप देखें कि एजेंट के पास रेरा कार्ड है कि नहीं, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि बग़ैर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, जो रेरा कराती है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो कराती है, उसके बगैर आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। तो वो आपके पास आप देखें कि एजेंट के पास लाइसेंस है कि नहीं है, उसके पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं है, और ये सर्टिफिकेट हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, ये नहीं कि एक बार ले लिया फिर ख़त्म। लेकिन एक चीज़ इससे एक जुड़ी हुई है कि जो इन्वेस्टर होता है जी उसका भी रिस्क होता है, बेशक। जो बिल्डर होता है उसका भी कहीं ना कहीं रिस्क होता है, जी हाँ जो एजेंट होता है, जी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है, उसका क्या रिस्क होता है इसमें? क्योंकि एग्रीमेंट तो उसके साथ किसी भी बायर का नहीं होता है। जी हाँ। तो अगर कल को कोई प्रॉपर्टी 19-20 निकल जाती है किसी भी वजह से, जी तो प्रॉपर्टी एजेंट का क्या इसमें रिस्क रहता है? सर रिस्क जो है ना, लूजिंग ऑफ योर क्लाइंट सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आप क्लाइंट बनाना आसान नहीं होता सर, क्लाइंट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जब ट्रस्ट बनेगा, वो ट्रस्ट जो वो भी एक आध डील में नहीं बनता, एक आध महीने में नहीं बनता, सालों लग जाते हैं ट्रस्ट बनने में। क्योंकि ट्रस्ट बनने के बाद फिर ये होता है कि ना आप ही हमारा काम करते हैं, आप रिफ़र करेंगे कस्टमर को,
यहाँ पे आएगा। तो रिस्क हम कभी ये जो एक अच्छा प्रॉपर्टी एजेंट है वो कभी ये चाहेगा नहीं कि हमारे कस्टमर को नुकसान हो। मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि हमारे कस्टमर को नुकसान हो। हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि कस्टमर को भले ही उसको 20% फ़ायदा ना हो लेकिन 10% फ़ायदा हो जाए, 10% का नुकसान ना हो। तो हम उसको सजेस्ट ये करते हैं कि भाई आप ये देख लो, रिकॉर्ड दिखा लेते हैं। और दुबई इतना सर ट्रांसपेरेंट हो गया है, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, इतना डिजिटल हो गया है कि आप हर चीज़ पता कर सकते हैं। किसी भी लोकेलिटी पता करना है, किसी के डेवलपर के बारे में पता करना है, कोई प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है। मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी बात सर कि एक DXB इंटरैक्ट करके एक वेबसाइट है और इसी का एक ऐप है। अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं DXB इंटरैक्ट, तो उसमें आपको सारी दुबई प्रॉपर्टी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है। गुड। अच्छा, इससे प्रॉपर्टी की हमने बात की, एक मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि बच्चे जो हैं, जी बच्चों के लिए और स्पेशली औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए दुबई जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जी हाँ बच्चे यहाँ आना चाहते हैं छुट्टियों में घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और एक बार नहीं, वो हर छुट्टी में कहते हैं हम दुबई चलेंगे। जी हाँ। तो बच्चों के लिए क्या यहाँ कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं या पैकेज होते हैं? क्या कारण है, इतने अट्रैक्ट क्यों होते हैं बच्चे दुबई के लिए? देखिए अक्सर ये होता है कि टीनेजर्स जो हैं या स्कूल कॉलेज से भी लोग आ जाते हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ई वीज़ा है और इतनी ज़्यादा आपकी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, वो इतने पैकेज दे देती हैं कि यहाँ पे आना बड़ा आसान हो जाता नहीं, है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बच्चे जो हैं जी। यहाँ पर, बच्चों के लिए अट्रैक्शन की ऐसी क्या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, या गवर्नमेंट जो है, दुबई की गवर्नमेंट, UAE की गवर्नमेंट बच्चों के लिए कोई ज़्यादा फोकस कर रही है? बच्चों के लिए भी कर रही है और एजुकेशन पे भी कर रही है। एजुकेशन की वजह से होता ही है कि बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था कि हर कंट्री के जो हायर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके आपको कैंपस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या नॉर्मल आपका MBA हो, इस तरह का एजुकेशन के लिए वो यहाँ पे भेज रहे हैं। तो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं वो भी सेफ़ और सिक्योर्ड महसूस करते हैं, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। यहाँ की नाइट लाइफ जी। दुबई की वो क्या है? क्योंकि यंगस्टर्स जो आते हैं जी। उनके लिए ये भी एक होता है कि मतलब जहाँ भी जाएं हम, वहाँ की नाइट लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ कोई ऐसे नाइट क्लब हो या जी। कैसीनो वगैरह हो, कुछ है यहाँ पर ऐसा? कैसीनो तो अभी एक रैसल खैमा में आ रहा है जो कि रेगुलेटेड, फर्स्ट रेगुलेटेड UAE कैसीनो है जी, UAE में। हाँ, हाँ। UAE में रैसल खैमा है, वहाँ पे आ रहा है विंड का। और ये आप समझ लीजिए कि ये रेगुलेटेड कैसीनो होगा, तो वो तो वहाँ पे आ रहा है। दुबई की बात की जाए तो यहाँ तो बहुत सारे क्लब होंगे, बहुत सारे। मेरा कभी ऐसा जाना इसका इत्तेफाक नहीं हुआ है, ना कभी मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं जानता ज़रूर हूँ कि काफ़ी नाइट क्लब हैं और क्लब्स भी हैं, लोग जाते भी हैं उसके अंदर और इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन ये कि कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव यहाँ पे बहुत सख्त मना है, बहुत सख्त। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे 30 साल से भी रह रहा है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा है, और वो ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर वो पकड़ लिया जाता है तो उसको सीधे जो है वो वापस भेज देते हैं। तो आप जान लीजिए कि दुबई के रूल एंड रेगुलेशन रियली बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और किसी भी कंट्री में अगर ये स्ट्रिक्ट होंगे रूल एंड रेगुलेशन तो अच्छा ही है, सबके लिए अच्छा है। आप आइए दुबई घूमने के लिए, एंजॉय कीजिए, और आने से पहले एक बार फिर सर्च कीजिए कि दुबई की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खासियतें हैं। लेकिन जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन आप फॉलो कीजिए। और इसी तरह की और चीज़ें मैं हर बार आपसे शेयर करूँगा, बताऊँगा मेरे अपने चैनल फ्राइडे नाइट विद सुभाष के साथ। आप देखते रहिए मेरे चैनल को और पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी जैसा आप चाहें वो कीजिए, बट एंजॉय कीजिए, एंजॉय एंड एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।